हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा। हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, जिसमें मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था शैवाल को। आज हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट के क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं और इन पौधों की क्या खास बातें होती हैं। तो प्लांट किंगडम में टोटल जो प्लांट्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहली कैटेगरी होती है उसे हम लोग अपुष्पी पौधे क्रिप्टोगैम्स कहते हैं या क्रिप्टोगैमस प्लांट कहेंगे। तो क्रिप्टोगैमस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें खास रूप से फ्लावरिंग नहीं होती है, फूल नहीं खिलते हैं, और इनमें मुख्य रूप से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रखा गया है। तो थैलोफाइटा में खास रूप से दो तरह के प्लांट्स होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1 में शैवाल को, और उसी में पढ़ेंगे कवक। तो शैवाल और कवक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि थैलोफाइट्स होते हैं, अर्थात इन्हें जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें न तो जड़ का पता होता है, न तने, न ही पत्ती में इसे हम विभाजित कर सकते हैं। जबकि जो ब्रायोफाइट होते हैं ये थोड़ा सा विकसित होते हैं और टेरिडोफाइट थोड़ा उससे और अधिक विकसित होते हैं। दूसरी कैटेगरी में आता है फेनरोगैम्स, पुष्पी पादप। तो पुष्पी पादप ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है, और इसमें खास रूप से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो सबसे विकसित पौधे होते हैं। तो फिलहाल इसी कड़ी में हम देखेंगे ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर को। तो ब्रायोफाइट में खास रूप से मांस और लीवर वर्ट आते हैं। ये दो पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम ब्रायोफाइट की कैटेगरी में रखते हैं। और ब्रायोफाइट्स की खास बात ये होती है कि ये प्रायः पहाड़ियों में, पहाड़ी वाले स्थानों पर जहाँ पे नमी होती है, छाया होती है, वहीं पर ज़्यादातर ये ग्रो करते हैं। आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के आपको फिगर दिखाए गए हैं। तो जिसमें ये एक फीमेल ब्रायोफाइट प्लांट है और दूसरा ये मेल ब्रायोफाइट प्लांट है। ब्रायोफाइट जो प्लांट्स होते हैं ये गैमेटोफाइट होते हैं, अर्थात इनका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल प्लांट होगा उसमें जो पुंधानी आपको दिख रही है यहाँ पर, तो इसे हम लोग एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन इस पे होता है। ये एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो एंथ्रीडियम बनती है ये मेल गैमिट का फॉर्मेशन करती है, जबकि जो फीमेल प्लांट होगा यहाँ पे आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगा, स्त्रीधानी का फॉर्मेशन होगा, और इसमें फीमेल गैमिट अर्थात एक्सेल का फॉर्मेशन होता है। ब्रायोफाइट्स को हम लोग एक तरह से कनेक्टिंग लिंक कहते हैं टेरिडोफाइट और इसके साथ ही जो एल्गी होता है, इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। साथ ही इसे एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये जलचर और स्थलचर दोनों होते हैं। मतलब ये जल में भी ग्रो कर सकते हैं, उग सकते हैं, साथ ही ये स्थल पे भी, ज़मीन पे भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, उग सकते हैं। परंतु इनमें जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन के लिए वाटर बॉडी इसेंशियल होती है, अनिवार्य रूप से जल की आवश्यकता होती है। अभी हम यहाँ पे अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो इसे खास रूप से इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है इसे 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें फूट, सीटा और कैप्सूल होता है। तो फूट इसका ये मूलाभास वाला रीजन होगा, सीटा ये बीच वाला, और सीटा ऊपर वाला रीजन होगा, फूट और कैप्सूल ये बीच वाला रीजन होगा। तो इसमें 3 तरह से इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो है ये एक मास प्लांट है, स्फैग्नम, यहाँ पर स्फैग्नम है ये। तो इस तरह से इसमें ये खास रूप से इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जिसमें पहला जो ब्रायोफाइट की जो पहली कैटेगरी होती है इसे लीवरवर्ट्स कहते हैं, जिसमें हम मर्केंसिया जो कि मादा और नर थैलस है। तो यहाँ फिगर जो आपको ऊपर की तरफ दर्शाया गया है इसमें दिख रहा है, इसमें नंबर ए है, ये फीमेल फ्लावर है, सॉरी प्लांट है, और ये मेल प्लांट है। तो इसमें ये मर्केंसिया का प्लांट हो गया। और फिगर नंबर स और द में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें फ्यूनेरिया, ये वाला प्लांट फ्यूनेरिया, और दूसरा स्फैग्नम। तो इस तरह से इसके प्लांट्स की कैटेगरी होती है। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये ज़्यादातर ऐसी स्थानों पर ग्रो करते हैं
जहाँ पर नमी होती है। और लैंगिक जनन की क्रिया जो होती है ये पूरी तरह से जल पर निर्भर करती है। अगर ये नम और सीलन वाले स्थानों पर ग्रो करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये अनुक्रमण अर्थात सक्सेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लांट सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन का मतलब होता है ऐसी कोई वाटर बॉडी या ऐसा कोई एग्रीकल्चर एरिया जहाँ पे प्लांट्स पूरी तरह से डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे स्थानों पर ये प्लांट क्या करते हैं, एक तरह से वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। इनकी जो पादप काय शैवाल की अपेक्षा होती है, शैवाल की अपेक्षा ये ज़्यादा विभेदित होते हैं, मतलब ये शैवाल की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होते हैं, ज़्यादा इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैलस की तरह ही इनकी भी संरचना होती है, परंतु इनका जो थैलस होता है वो सीधा होता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं। तो प्लांट्स जो ब्रायोफाइट के होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें मूलाभ अर्थात मूलाभास होता है। सबस्ट्रेटम से इनका जो मूलाभास राइजोइड्स होता है वो ज़मीन से लगा रहता है। तो जड़नुमा संरचना होती है। क्लियर रूप से जड़ नहीं होती है, तना भी नहीं होता है, पत्ती भी नहीं होती है, परंतु जड़ जैसी संरचना जो होती है उसे हम लोग मूलाभास कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं, जो कि आधार से लगा होता है, ज़मीन में धंसा होता है या ज़मीन में ग्रो करता है। इसकी वास्तविक मूल तना और पत्तियां इसमें नहीं होती हैं, मतलब वास्तविक रूप से जो जड़ होती है, तना या पत्तियां होती है वो देखने को नहीं आपको मिलेंगी। ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मुख्य काय अगुणित होगा, तो मेन प्लांट बॉडी इसकी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। अर्थात ये जो प्लांट्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट क्यों कहा जाएगा कि इसमें जो मेल एक प्लांट होगा, दूसरा फीमेल प्लांट होगा, तो इनकी पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल होगी वो गैमेटोफिटिक स्टेज में ही कंप्लीट होती है। परंतु इनमें जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, और वो जो कि शार्ट पीरियड ऑफ टाइम होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। तो ज़्यादातर इनका जो लाइफ साइकिल इनकी जो कंप्लीट होती है वो गैमेटोफिटिक स्टेज में ही कंप्लीट होती है। ब्रायोफाइट में जो जनन की क्रिया होती है, तो लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो खास रूप से पुंधानी अर्थात एंथ्रीडियम और स्त्रीधानी आर्चिगोनियम की सहायता से होती है। तो जो पुंधानी होगी, पुंधानी नर जनन अंग की तरह काम करेगी, बिहेव करेगी, जबकि जो स्त्रीधानी होगी ये मादा जनन अंग की तरह काम करती है। और जो स्त्रीधानी होगी, आर्चिगोनिया होगी, ये एक फ्लास्क जैसी संरचना होती है जो कि फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बेसिकली जब मेल गैमेट पूरी तरह से जो एंथ्रीडियम होता है वो मैच्योर हो जाता है, तो वाटर बॉडी में वो फ्रीली स्विम करता है। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से वाटर बॉडी में फ्रीली स्विम करते रहते हैं, और वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर जो होती है आर्चिगोनिया का, उसके अंदर इंटर करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात ये फ्यूजन की क्रिया करते हैं। और वहीं पे जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, तो उनके फ्यूजन से डिप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ब्रायोफाइट जो होते हैं इनका आर्थिक, अगर इनके महत्व की बात करें तो इनका हमारे जीवन में बहुत ही कम आर्थिक महत्व होता है, लेकिन फिर भी जो ब्रायोफाइट होते हैं इनकी कुछ प्रजातियां शाकाहारी स्तनधारी जो होते हैं, पक्षी होते हैं या अन्य जो प्राणी होते हैं उनके लिए भोजन की तरह कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करें, इस फैगनम की जो कुछ प्रजातियां होती हैं वो पीठ प्रदान करती हैं, ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही इनका उपयोग पैकिंग और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी किया जाता है। तो जो प्लांट्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह तक अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ऐसी स्थिति में भी इनका यूज किया जाता है। इसका कारण यह है कि इनमें पानी सोखने की बहुत अधिक क्षमता होती है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें पानी सोखने की अत्यधिक क्षमता होती है। लाइकेन की अगर हम बात करें तो लाइकेन समेत मास सर्वप्रथम ऐसे सजीव
प्लांट्स होते हैं जो कि चट्टानों पर ग्रो करते हैं। तो चट्टानें जो होती हैं, चट्टानों के अंदर, पत्थरों के अंदर मिनरल्स कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे मिनरल्स पहले से चट्टानों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रायोफाइट होते हैं, जो लाइकेन होता है, वो आसानी से चट्टानों पर ग्रो कर सकता है। लाइकेन की और भी खास बात होती है कि इनका पारिस्थितिक दृष्टि से हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही ये चट्टानों को अपघटित करने और उन्हें उच्च कोटि के पौधों को उगाने के लिए भी ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही जो चट्टान का जब अपघटन होता है तो उससे उपजाऊ टाइप की मिट्टी भी बनती है, अच्छी मिट्टी बनती है, जो नदियों के द्वारा बह के मैदानी भागों तक पहुंचने का कार्य करते हैं। क्योंकि जो मांस होता है वो एक तरह का सघन पौधा होता है, तो इसकी जो परत होती है वो मिट्टी पे पूरी तरह से कंडेंस फॉर्म में होती है, काफ़ी सघन होती है। ऐसी स्थिति के कारण वर्षा के दिनों में ये जो पानी की बौछारें होती हैं वो मृदा को बहने से रोकने का भी काम करती हैं। तो मृदा अपरदन जो होता है, मृदा का जो क्षरण होता है, वो ब्रायोफाइट उसे भी रोकने का काम करते हैं। यदि हम बात करें ब्रायोफाइट की, तो इनसे हमें ज़्यादातर कोई हानि नहीं होती है और मृदा अपरदन को ये खास रूप से रोकने का काम तो करते ही हैं। ब्रायोफाइट को खास रूप से लीवरवर्ट तथा मास दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अब फिगर में मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है लीवरवर्ट और मास के विषय में। तो लीवरवर्ट्स क्या होते हैं? तो लीवरवर्ट्स भी प्रायः ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जो कि ब्रायोफाइट की कैटेगरी में ही आते हैं, जो ऐसे स्थानों पर ग्रो करते हैं जहाँ पे नदियाँ होती हैं, उनके किनारे वाले भाग होते हैं, दलदली स्थान होते हैं, गीली मिट्टी होती है, पेड़ों की छाल होती है, वहाँ पर ये ज़्यादातर ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें लीवरवर्ट्स में, तो मार्केंसिया, जो कि फिगर में आपको दिखाया गया था, सबसे पहला फिगर ही जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंथ्रिडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन आर्चिगोनिया अर्थात पुंधानी और स्त्रीधानी अभी आपको फिगर में दिख रहा था। ये पेड़ों की छाल वगैरह इन सभी स्थानों पर ग्रो कर सकते हैं। थैलस में जो अंतः स्तर होगा इसका पृष्ठाधार, ये बिल्कुल चिपका होता है। इसके पत्तीदार सदस्यों की पत्तियां छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। तो इनके छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचना होती है। और लीवरवर्ट्स की खास बात ये होती है कि इनमें अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन से ही होता है। तो जो मेन थैलस होगा, गैमेटोफिटिक थैलस होगा, उसके टूटने से जो नए नए टुकड़े का निर्माण होगा, वही टुकड़े क्या करेंगे, एक नए गैमेटोफिटिक प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। और इनमें एक जिमा कप जैसी संरचना होती है, तो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग जिमा कप कहते हैं। तो ये जो जिमा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जेमा हरी बहुकोश की अलैंगिक कलियां होती हैं। तो मैंने आपको बताया ये कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो इन्हें हम कली नुमा संरचना भी कह सकते हैं, और जो कि अलैंगिक जनन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें जेमा कप कहा जाएगा, में स्थित होती हैं। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, ये अपने पैतृक पादप से क्या करेंगी, मतलब अपना जो जनक प्लांट होगा, जो मेन प्लांट बॉडी होगी, उससे अलग होकर एक नए पादप को जन्म देने का कार्य करती हैं। लैंगिक जनन जो होगा, उसमें नर तथा मादा जननांग खास रूप से पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो थैलस होगा, यहाँ पे जो थैलस होगा, थैलस दूसरे थैलस, एक थैलस क्या करेगा, दूसरे थैलस का फॉर्मेशन करेगा। स्पोरोफाइट जो अवस्था होगी, वो खास रूप से फूट, सीटा और कैप्सूल, जिसे हिंदी में पास, सीटा और कैप्सूल भी कहते हैं, में डिवाइड होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मार्केंसिया में आप ऊपर जो फिगर डिस्कस किया गया था उसमें देख सकते हैं कि ये कंडीशन आपको दिखेगी, फूट, सीटा और कैप्सूल वाली। तो इसमें होता क्या है कि जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है, तो आपको पता है लैंगिक जनन कब होगा, जब उसमें मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस के बाद कैप्सूल जो होते हैं वो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर से अंकुरण होने लगता है और अंकुरण के कारण ही वो क्या बनाते हैं, युग्मकोद्भिद प्लांट का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मास की। तो मास का मतलब होता है सघन, अर्थात घना।
तो इसमें क्या होगा कि जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था जो होती है इनकी, ये गैमेटोफाइट होती है। इनकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु होती है जो स्पोर के द्वारा बनती है। तो इसमें जो मांस होता है इसकी पहली अवस्था क्या है, अब वो प्रथम तंतु है जो कि स्पोर के द्वारा बनती है। तो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्यूजन के बाद होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, और यह विपर्सी हरा शाखित तथा प्रायः तंतुमयी होगा जो प्रथम तंतु होगा। इसकी जो दूसरी अवस्था होती है, मतलब इस मास प्लांट की जो दूसरी अवस्था होती है वो एक पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु के पार्श्विक कली के द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें क्या होगा, एक सीधा पतला तना सा भाग होगा जो सर्पिल रूप से पत्तियों पर लगा रहता है। जैसे सर्प होता है टेढ़ा मेढ़ा, उसी तरह से पत्तियों के चारों तरफ छोटी छोटी कलीनुमा संरचनाएं लगी होती हैं। यह बहुकोशिकीय तथा शाखित मूलाभ या मिट्टी से जुड़ी रहती हैं, अथवा इसमें लैंगिक अंग विकसित होता रहता है। साथ ही अगर हम बात करें कि जो मांस में कायिक जनन की जो क्रिया होती है, मांस के अंदर जो कायिक जनन होता है वो द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन के द्वारा होता है। तो इसे आप मुकुलन भी कह सकते हैं। मुकुलन में क्या होता है कि बडिंग की क्रिया होती है, एक बड कलीनुमा संरचना बनती है जिसके अलग होने से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। लैंगिक जनन के समय जो पुंधानी और स्थिरधानी होती है वो दो पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर विकसित होने का काम करती है। साथ ही निषेचन के बाद जब युग्मनज या स्पोरोफाइट विकसित होता है तो बाद में वो फूट सीटा और कैप्सूल में विभेदित हो जाता है। तो जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है वो फूट सीटा और कैप्सूल में, 5 सीटा और कैप्सूल में विभाजित होती है। अभी हम बात करें जो मांस होता है, मांस में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट्स की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। और अगर बात करें हम कैप्सूल में, तो कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर का फॉर्मेशन होता है और बाद में जब मांस स्पोर में विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य जो सदस्य होते हैं इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फैग्नम को देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर फिगर में ऑलरेडी दर्शाया गया है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।